फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें हम MPPSC मेंस से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड बन सकते हैं उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आप बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक और इस वीडियो के नोट्स भी ज़रूर बनाएं। तो चलते हैं सीधे हम अपने वीडियो की ओर फ्रेंड्स, और देखेंगे वीडियो में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्थापना के बारे में। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया मीन्स RBI भारत का एक केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1914 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी। मतलब कब की गई थी? तो 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और 1 जनवरी 1949 को इस रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। तो ये डेट भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है। तो भारतीय रिज़र्व बैंक की संरचना क्या क्या कैसे है। तो भारतीय रिज़र्व बैंक के सामान्य प्रबंधक एवं निर्देशक का कार्य 20 सदस्यों की एक केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। और केंद्रीय निदेशक मंडल में 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 1 वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नामित 10 ऐसे निदेशक होते हैं जो देश के आर्थिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तथा 4 निदेशक स्थानीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो पहले यहाँ पे ये एक तो गवर्नर होता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। और 1 वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के अतिरिक्त 4 स्थानीय बोर्ड भी हैं, जिनके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली में है, ठीक है। मतलब एक केंद्रीय बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो है, तो वो कहाँ है? तो वो मुंबई में है। और उसके अतिरिक्त 4 और जो है क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, ठीक है। तो ये कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में इसके 4 और क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, ठीक है। इसके बाद स्थानीय बोर्ड में 5 सदस्य होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। कितने वर्ष की अवधि के लिए? तो 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। और इसके बाद देखते हैं कि इसके कार्य क्या क्या हैं। तो जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, तो इसके कार्यों में शामिल है नोटों का निर्गमन मीन्स इशू ऑफ पेपर करेंसी नोट्स। जो कि आप देखते हैं कि जो भारत में मुद्रा चलता है, नोट चलती हैं, तो वो कि छापने का कार्य कौन करवाता है? तो ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के निगरानी में करवाया जाता है, ठीक है। कि यही जारी करता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके बाद देखते हैं कि सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करना, मतलब कि बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, मतलब सरकार के बैंकर के रूप में करता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यदि सरकार को किसी भी प्रकार से कभी लोन की आवश्यकता होती है या जो पैसे लेने होते हैं तो उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कभी भी ज़रूरत पड़ने पर भारत में जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो वो सरकार को पैसे प्रदान करता है, ठीक है। तो वो सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। और इसके बाद बैंकों के बैंक के रूप में कार्य, मतलब बैंकर्स बैंक। जितने भी आपको पता होगा कि भारत में बैंक हैं, कोई भी बैंक हो, चाहे SBI हो, चाहे कोई भी प्राइवेट बैंक हो, उन सभी को जो किसके अंतर्गत आते हैं? वो सभी बैंक तो वो रिज़र्व बैंक के अंतर्गत आते हैं। किसी भी बैंक को यदि पैसा लेना है या देना है तो वो सभी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से ही पैसा लेते भी हैं ज़रूरत पड़ने पर, और अपने पैसों को जमा भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही करते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगला क्या है? विदेशी विनिमय का नियंत्रण, मतलब कंट्रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब जितने भी दूसरे देशों के साथ हमारा विनिमय होता है करेंसी नोटों का, ठीक है, तो उन सभी का विनिमय कौन करता है? एक्सचेंज कौन करता है करेंसी नोटों का दूसरे देशों के साथ? तो वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक कार्य है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसके बाद अगला क्या है? तो अगला है साख नियंत्रण, मतलब क्रेडिट कंट्रोल।
साख नियंत्रण का क्या अर्थ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही भारत में सारी जो पॉलिसीज़ हैं कि कैसे भारत की जो इकोनॉमी, जो मौद्रिक जो नीति वगैरह है, कैसे इस सभी की घोषणा कौन करता है, तो ये क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही द्वारा करता है। और कितने पैसे भारत के किस क्षेत्र में मतलब देने हैं, बैंकों को कितना देना है, साख कैसे कंट्रोल करनी है, सभी के बारे में कौन निगरानी रखता है और करता है, तो ये आरबीआई के द्वारा ये सभी कार्य किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है, आगे है बैंक दर। बैंक दर क्या है, जिस बैंक रेट, जिस बैंक दर वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। मतलब कि बैंक दर कैसी दर होती है, तो ऐसी दर होती है या ऐसा रेट होता है जिसके द्वारा जो रिजर्व बैंक होता है वाणिज्यिक बैंकों, मतलब जो कॉमर्शियल बैंक हैं जो कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों के, जैसे कि SBI बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हो गया या यूनियन बैंक, इन सभी को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही ऋण प्रदान किया जाता है। और जिस दर पर ये दिया जाता था तो उसे बैंक दर कहा जाता था। ठीक है, लेकिन कुछ वर्षों पहले तक रिजर्व बैंक के साख नियंत्रण उपायों में बैंक दर प्रमुख उपाय हुआ करती थी और रिजर्व बैंक में वृद्धि तथा कमी करके वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की मात्रा को नियंत्रित करता था। और परंतु वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक दर के स्थान पर रेपो रेट का प्रयोग करने लगा है। मतलब कि जो पहले क्या होता था कि रिजर्व बैंक जो कॉमर्शियल बैंकों को जब ऋण देता था तो वो किस रेट पर देता था, तो बैंक दर के, जो बैंक रेट होती थी उस पर। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में जो ऋण देने का काम करता है बैंक, कौन, रिजर्व बैंक, किसको, कॉमर्शियल बैंक्स को, तो वो किस रेट पर देता है, तो वो रेपो रेट पर देता है। उस रेपो रेट का एक परसेंट होता है कि इतने परसेंट पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है रेपो दर। अब ये रेपो दर को ही डिटेल में देखते हैं कि रेपो दर क्या होती है। तो रेपो दर वह दर होती है जिसके आधार पर कोई वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से अपनी सरकारी प्रतिभूतियों के बदले अल्पकालिक ऋण प्राप्त करता है। भारतीय रिजर्व बैंक तरलता प्रबंधन यानी लिक्विडिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत बाजार में तरलता बढ़ाने अथवा घटाने हेतु इस दर से कमी या वृद्धि करती है। तो क्या होता है कि रेपो रेट क्या होता है, ये रिजर्व बैंक के द्वारा यूज किया जाने वाला टर्म है। रेपो रेट के आधार पर ही जो रिजर्व बैंक होता है वो कॉमर्शियल बैंक को ऋण देता है। और ऋण कितना देना है कॉमर्शियल बैंक्स को, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही तय करता है। वो उसी के आधार पर बैंकों को लोन देता है कि यदि जब उसे लगता है आरबीआई को बाजार में लिक्विडिटी, मतलब कि जो पैसे हैं वो कम हैं, तो वो बैंकों को ज़्यादा पैसे देता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक लोन पहुंचा सके, लोगों को लोन बांट सके। लेकिन जब देखता है कि बाजार में लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई है, पैसे ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उस आधार पर फिर वो क्या करता है कि बैंकों से पैसे को मतलब उतना ज़्यादा लोन नहीं देता है बैंकों को, ताकि लिक्विडिटी जो बाजार में हो गई है उसे कम किया जा सके। ठीक है, तो वो मैनेज करने का कार्य भी कौन करता है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। और वो रेपो रेट के आधार पर ही लोन देता है उनको। ठीक है, और किसके बदले में देता है, तो जो कॉमर्शियल बैंक के पास सरकारी प्रतिभूति होती है, मतलब जैसे कि सरकारी जो बैंक होते हैं कॉमर्शियल बैंक, उनके पास कई प्रकार से सोना वगैरह होता है या जो भी उनके पास वैल्यू के होते हैं कि मतलब हाँ हमारे पास इतने सारे रिजर्व में सरकारी प्रतिभूति हैं, उसी के बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्हें क्या करता है, तो उन्हें जो पैसे लोन वगैरह प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है वैधानिक तरलता अनुपात। ये क्या होता है, तो ये होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR जिसे कहा जाता है। इसके बारे में देखते हैं कि क्या है। तो व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित अनुपात अपने पास नकद, स्वर्ण एवं अल्पकालिक आधारित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संरक्षित रखना होता है। और कुल जमा के इस अनुपात को वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। मतलब कि जो कॉमर्शियल बैंक हैं, व्यापारिक बैंक हैं, उनकी कुल जमा जो होती है वो एक निश्चित अनुपात में उसके पास होती है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी बैंक के पास यदि 100 करोड़ रुपए हैं, ठीक है ना, तो उन्हें क्या कहते हैं, 100 करोड़ रुपए हैं और कुछ उनके पास सोने की मात्रा जैसे 1 किलो 2 किलो जो भी है, तो वो सरकारी प्रतिभूति होती है उनके पास। ठीक है, और उसे एक निश्चित मात्रा में उन बैंकों को, जो कॉमर्शियल बैंक हैं, उन सभी चीज जैसे सोना है या पैसा एक निश्चित मात्रा में अपने पास रखना होता है। ये नियम कौन बनाता है, तो ये भी आरबीआई के द्वारा ही नियम बनाया जाता है कि इतने
इतने पैसे हर एक कॉमर्शियल बैंक को अपने बैंक के पास जमा करके अपने बैंक में रखना ही रखना है। जैसे 25% है या फिर 30% है, तो वो आरबीआई निर्धारित कर देता है कि इतने पैसे आपके पास होने ही चाहिए। इसके बाद इसको रखने के बाद ही, सुरक्षित रखने के बाद ही बाकी पैसे आप लोन के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुपात क्या कहलाता है? बैंकों के द्वारा जमा करने का वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है, SLR। ठीक है, और यह अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा मौद्रिक नीति के एक उपकरण के रूप में इसमें समय समय पर परिवर्तन किया जाता है। मतलब क्या है कि रिजर्व बैंक तय करता है कि कितना पैसा एक बैंक को अपने पास रखना है और उसके बाद ही लोन देना है, तो ये रिजर्व बैंक के द्वारा तय किया जाता है। और जो रिजर्व बैंक हर समय समय पर मौद्रिक नीति की घोषणा करता है और उस मौद्रिक नीति के अनुसार ही रिजर्व बैंक ये समय समय पर डिसीजन में चेंज करता रहता है कि कोई भी बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक, उसे कितना पैसा अपने पास रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें घटती या बढ़ती रहती हैं कि मान लीजिए आज 25% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि 2020 में कहा कि 25% तक पैसा हर बैंक के पास होना चाहिए जमा के रूप में। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि 2021 में या वो क्या करे, 2021 या 22 की मौद्रिक नीति में वो उसे कम या ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, तो वो सिचुएशन के अनुसार रहता है कि इकोनॉमी कैसे भारत की है और कितनी लिक्विडिटी है बाजार में है या नहीं, क्या कैसे, तो वो सारी मौद्रिक नीति के अनुसार ही रिजर्व बैंक तय करता है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है, तो आगे है नगद आरक्षित अनुपात, मतलब कैश रिजर्व रेशियो, जिसे CRR कहते हैं। इसे रिवर्स रेपो रेट जो कहा जाता है। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक दर उस वाणिज्यिक बैंकों से उसके तरलता अधिक जमा को स्वीकार करते हैं। और एक सेकंड फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। इसे हम अभी थोड़ा छोड़ते हैं इस चीज़ को, इसके बारे में इसके छोड़ते हैं, इसे हम बाद में देखेंगे। इस सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं आधार दर प्रणाली। ये क्या होती है? तो बेस रेट सिस्टम होता है। बेस रेट सिस्टम क्या है? तो आधार दर प्रणाली को बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट के स्थान पर लागू किया गया था। ठीक है, और वस्तुतः BPLR में पारदर्शिता की कमी थी और बैंक वाणिज्यिक ग्राहक को सस्ता ऋण देते थे जबकि खुदरा उपभोक्ता से अधिक ब्याज वसूलते थे। इन कमियों को दूर करने के लिए आधार दर प्रणाली को लागू किया गया और आधार दर वह न्यूनतम दर है जिससे कम दर पर बैंक ग्राहक को ऋण नहीं दे सकती और एक आम ग्राहक के लिए यह उतना पारदर्शी नहीं है जितना उसे होना चाहिए। तो इसमें क्या बता रहा है फ्रेंड्स कि आधार दर प्रणाली, बेस रेट सिस्टम क्या होता है? तो इसे किसके स्थान पर लाया गया है? तो बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट के स्थान पर इसे लाया गया है। और ये होता क्या है आधार दर प्रणाली? तो ये एक ऐसा जो दर होती है जिसके आधार पर रिजर्व बैंक तय करता है कि जो कॉमर्शियल बैंक है वो किसी भी, मतलब कि यदि किसी भी जो मान लीजिए कोई सामान्य व्यक्ति है, ठीक है, या कोई ग्राहक है उसका, तो वो किस रेट पर उन ग्राहकों को ऋण दे सकता है। ठीक है, तो मतलब एक निश्चित रेट होगी कि यदि बैंक जैसे कि मान लीजिए लोन दे रहा है, किसी भी व्यापारी को दे रहा है या फिर किसी भी सामान्य नागरिक को दे रहा है, तो एक रेट तय होती है लोन देने की कि 8% की दर पर ही ये लोन दिया जाएगा बैंकों के द्वारा। तो ये दर कौन तय करता है? तो ये रिजर्व बैंक तय कर देता है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा या कम के अनुसार वो बैंक नहीं दे सकते हैं लोन वगैरह। ठीक है, तो ये रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। पहले क्या होता था कि जब पहले बैंक के द्वारा क्या हुआ था, जो व्यापारी लोग होते हैं उनको बैंक क्या करते थे कि ज़्यादा पैसे दे देते थे और उनसे कम ब्याज दर लेते थे। लेकिन जो छोटे छोटे गरीब लोग लेते थे लोन या छोटे आम ग्राहक लेते थे जो थे, तो उनसे क्या करते थे बैंक, उनसे ज़्यादा वो क्या करते ब्याज लेते थे लेकिन उन्हें पैसे कम देते थे। ठीक है, पैसे कम देके ब्याज की मात्रा उनमें ज़्यादा करते थे, लेकिन जो व्यापारी वर्ग था उन्हें पैसे ज़्यादा देते थे और उनसे ब्याज भी कम लेते थे। तो रिजर्व बैंक ने जब देखा कि ये चीज़ें अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग बैंकों के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, तो उसने एक आधार दर प्रणाली बना दी जिसके अनुसार एक निश्चित दर तय की जाती है। ठीक है, और उस दर से कम दर पर बैंक क्या होता है कि ग्राहकों को लोन नहीं दे सकता, चाहे वो व्यापारी हो या फिर आम नागरिक हो। तो सभी के लिए एक निश्चित दर तय कर दी जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और उसी आधार पर बैंक लोन देते हैं। ठीक है, और इसके बाद
आगे क्या है, तो आगे है रिजर्व बैंक द्वारा गठित प्रमुख समितियां। रिजर्व बैंक के द्वारा जो प्रमुख समितियां गठित की गई हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, इनमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा 1 नंबर का कि रिजर्व ये प्रमुख समितियों में से दे देगा कई समितियां और उसमें से पूछेगा कि इसमें से रिजर्व बैंक के द्वारा गठित समितियां कौन कौन सी हैं। तो इसमें से बिमल जलान समिति, उर्जित पटेल समिति, नचिकेत मोर समिति और मालेगांव समिति, ये चारों समितियां जो हैं ये रिजर्व बैंक से रिलेटेड समितियां हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और एक टर्म मैं और आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स कि जो रिवर्स रेपो, आपने रेपो रेट पढ़ा और आपने एक सुना होगा रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जो कि जैसे कि मान लीजिए कि आरबीआई जो होता है रेपो रेट के आधार पर वो क्या करता है, बैंकों को पैसे देता है कि जो लोन ले, यदि किसी बैंक को लोन चाहिए कॉमर्शियल बैंक को, तो वो आरबीआई के पास जाता है और बोलता है कि आरबीआई से बोलेगा कि मुझे लोन चाहिए, तो आरबीआई क्या करेगा, बोलेगा कि हाँ मैं लोन तो दे दूंगा, लेकिन एक रेपो रेट जो है मान लीजिए 4% है, तो मैं 4% ब्याज के लूंगा और बाकी तुम्हें लोन जितना चाहिए मैं दे दूंगा और 4% ब्याज लूंगा तुमसे, ठीक है। तो वो क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक उस रेपो रेट के आधार पर पैसे ले लेता है लोन के रूप में। लेकिन यदि कभी किसी कारणवश, जैसे कि मान लीजिए बैंकों के पास ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने पैसे को सोचते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा कर दिया जाए, जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, उन्हें लोन, उस पैसे के बदले में वो ब्याज भी देता है, अपने पास रख भी लेता है और उसके बदले वो क्या करता है, बैंकों को ब्याज देता है, ठीक है। तो तब उस रेट को क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। जब आरबीआई लोन देता है कॉमर्शियल बैंक को, तो उसे वो क्या करता है, आरबीआई रेपो रेट के दर पर देता है, ठीक है, रेपो रेट के आधार पर लोन देता है। लेकिन जब वो कॉमर्शियल बैंक से पैसे लेकर उस पैसों पर ब्याज देता है बैंकों को, कॉमर्शियल बैंकों को, तो वो क्या कहलाती है दर, तो वो रिवर्स रेपो रेट कहलाती है, ठीक है। तो वो हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो बैंकों को हमेशा रेपो रेट के या तो ज़्यादा ही होती है, तो बैंक क्या करते हैं कि उसे जमा कर देते हैं कि क्या कहते हैं, ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसे ब्याज मिल सके, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कई पॉइंट्स के बारे में। और फ्रेंड्स इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड ही होगा, लेकिन वो मेंस के लिए होगा। उसमें हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड और कौन कौन से जो कैसे नोट्स बनाए जा सकते हैं मेंस के लिए, तो उसके बारे में भी हम एक नए वीडियो में डिस्कस करेंगे। जल्दी मैं उस वीडियो को भी लेकर आऊँगा। और ये मैंने स्पेशली प्री के लिए बनाया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वीडियो, तो इसमें आपको आई होप कि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको प्री के एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल MPPSC नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।